Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program. Today we have with us Dr. Sajjan Raj Purohit. He is a expert in oncology department. So let's welcome him. So doctor, welcome to our show. Namaskar. नमस्कार मैम। सर हमने अब तक जितने भी शूट्स किए हैं, इंटरव्यूज किए हैं, हम अब तक समझ में आया हमें कि बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब हम कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनको थेरेपीज देते हैं. बट स्पेशली अगर हम आपकी बात करें तो यू आर ट्रेन्ड इन इम्यूनोथेरेपी. तो सबसे पहले जानना चाहूंगी व्हाट इज दैट. देखिए, कैंसर के अंदर जैसे आपने बोला कि काफ़ी तरह की थेरेपीज हैं और कैंसर को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी अवधारणाएं या मिथ्स भी हैं. पिछले 10 सालों के अंदर एक थेरेपी है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हुई है, उसका नाम है कैंसर इम्यूनोथेरेपी. तो बहुत सरल भाषा में अगर मतलब आम लोगों को जानना है कि भाई कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या है, तो पहले उनको ये जानना पड़ेगा क्या कैंसर क्या होता है और कैसे इम्यूनोथेरेपी इस पे काम करती है. ठीक है, तो कैंसर जो है हमारी बॉडी के कण होते हैं. तो हमारी बॉडी जो है बिलियंस ऑफ सेल्स, जो हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, जैसे दीवार कोई इमारत के अंदर ईंट उसकी यूनिट होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है कणों से बनी हुई, जिनको बोलते हैं सेल, हिंदी में उनको कोशिकाएं भी बोलते हैं. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कण अबनॉर्मल हो जाए, उसके अंदर 2 तरह के बदलाव आ जाए. पहला बदलाव ये कि वो अबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाए, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 इस तरह की मात्रा में बिना किसी कंट्रोल के अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए उसकी. पहली बात. दूसरा, वो अपने जहां पर भी वो सेल है, अगर लिवर में है, लंग्स में है, किडनी में है, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरे बॉडी के ऑर्गन में जाने की क्षमता को हासिल कर ले, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल. अगर ये 2 चीजें आ जाएं तो इस प्रक्रिया को हम कैंसर बोलते हैं. तो आम भाषा में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद कैंसर एक बीमारी है. हाँ जी, रोकना चाहूंगी आपको. आपने कहा कि दूसरे पार्ट में चल जाए, मींस जो हमारे सपोजिंगली हमारे किडनी का जो सेल है, हाँ. वो कहीं हमारे लंग्स में शिफ्ट आउट हो जाए. जी, जी. तो ये आप कहना चाहते हैं. जी जी. तो कैंसर जो है प्रोसेस का नाम है, बीमारी का नाम नहीं है. इसका मतलब अगर ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में हो जाए जिसमें हमारी बॉडी का एक सेल के अंदर 2 परिवर्तन हो जाए, एक वो अबनॉर्मली ग्रो होना शुरू हो जाए, बॉडी के कंट्रोल में ना रहे. दूसरा, उस सेल में ऐसी क्षमता आ जाए कि वो अपनी जगह जहां पे वो मूलतः था, किडनी में, लिवर में, लंग्स में, वहां से दूसरी जगह जाने की क्षमता हासिल कर ले, जिसको बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल. इस प्रोसेस को बोलते हैं कैंसर. बॉडी के अंदर 250 डिफरेंट तरह के कैंसर्स होते हैं. 250. हाँ, 250 तरह के कैंसर होते हैं. हर कैंसर का इलाज अलग है. तो कैंसर सिर्फ प्रक्रिया का नाम है, कैंसर एक्चुअली में बीमारी नहीं है. इस प्रोसेस को कैंसर बोलते हैं. हाँ, अलग अलग बॉडी के कैंसर्स को हम लोग जैसे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन या लंग, अलग अलग तरह के कैंसर्स को हम अलग अलग नाम देते हैं. तो ये तो हो गया कैंसर का डेवलपमेंट. अब नॉर्मली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, अगर हमारी बॉडी में वायरल अटैक हो, जैसे देखो कोविड वायरस है, कोविड के अगेंस्ट अगर हम अब देखें तो हमारी बॉडी ही इम्यूनिटी से लड़ रही है. ज्यादातर लोग जो ठीक हो रहे हैं आज तक, वो सब उनकी बॉडी, उनकी इम्यूनिटी उनसे वायरस को लड़के उसको एकदम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर और उसको निष्क्रिय कर रही है. अब कैंसर में होता क्या है कि क्योंकि कैंसर के कण अपनी खुद की बॉडी के कण होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत बार उनको पहचान नहीं पाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून एस्केप फिनोमेना. तो सेल अबनॉर्मल हो गया, लेकिन सेल के अबनॉर्मल होने के बावजूद भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई इसको कि ये अबनॉर्मल सेल है, इसको मारना है. अब हमने ऐसी विधाएं और ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के जो कण हैं, 2 तरह के कण होते हैं बॉडी की इम्यूनिटी में. एक होते हैं बी सेल, एक होता है टी सेल. अब हमारी बॉडी के मेन जो सेल है वो है टी सेल, जो कि डायरेक्टली जाके ट्यूमर को मार सकते हैं. इन सेल्स को हम ट्रेन करते हैं, इनको ट्रेन करने के लिए कुछ एंटीबॉडी देते हैं. इस तरह की एंटीबॉडीज को जो हम देते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी. तो अब हमने क्या करा, कैंसर अगर डेवलप हुआ, कैंसर के अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जाके अटैक कर पाए, जो कि पहले नहीं करती थी, और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के द्वारा ही कैंसर को मार पाए, जैसे कि बैक्टीरिया को मार रहे हैं, जैसे वायरस को मार रहे हैं. इस टेक्नोलॉजी को हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी का नाम देते हैं. तो ये है कैंसर इम्यूनोथेरेपी. इसमें और बहुत तरह के दवाइयाँ आती हैं जो अलग अलग तरह के एंटीजेंस पे काम करती है. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यस, कैंसर इम्यूनोथेरेपी जो है एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है. और इससे ऐसा देखा गया
कि अब इसके द्वारा एडवांस कैंसर्स में भी बहुत अच्छा कंट्रोल पॉसिबल हो रहा है। वहां पर भी पॉसिबल हो रहा है जहां कीमोथेरेपी फेल हो गई है, जब बाकी सर्जरीज और रेडिएशन फेल हो गया, वहां पर भी कैंसर इम्यूनोथेरेपी काम कर रही है। बट लाइक यू सेड हमारी बॉडी में 250 से ज्यादा तरीके के कैंसर्स होते हैं। जी जी। तो और आपने ये भी बताया कि हर कैंसर का अलग अलग तरीके से इलाज है। तो इम्यूनोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो हर कैंसर में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि एडवांस हो गया, जो हमारे कीमोथेरेपी भी जहाँ कई बार वर्क नहीं करते, इम्यूनोथेरेपी वहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। तो उस स्टेट पे भी ये चीज वर्कआउट हो रही है। तो देखिए क्या है कि अभी तक हम जैसे ये एंटीजन के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे वो पहले ट्यूमर के एंटीजन रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, उसके अगेंस्ट इन सेल्स को ट्रेन करना पड़ता है। इसमें अभी टाइम लग रहा है। हर ट्यूमर टाइप में ऐसे एंटीजेंस और इस तरह के टी सेल ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है। ये तो एक सिंपल मैंने प्रोसेस बताया, लेकिन कुछ ट्यूमर टाइप्स हैं जिनके अंदर ये जो एंटीबॉडीज इजीली बना पा रहे हैं, जिसमें कि लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, किडनी कैंसर है, कोलोन कैंसर है। ऐसे कुछ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें अभी इम्यूनोथेरेपी हम ढूंढ नहीं पाए। उसकी रिसर्च जो है फेज 1 या फेज 2 ट्रायल में चल रही है। फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर कैंसर इंडिया में काफ़ी कॉमन होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन अभी तक उसका इतना अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम हर एक का डेवलप कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ कैंसर्स में ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ चुका है, बाकी कैंसर्स में अभी इसकी ट्रायल्स चल रही है। ओके, तो कितने परसेंट चांसेस अगर हम लें कि ये बहुत ज्यादा ये सेफ है, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो हर चीज में होता है। जी जी जी। इसमें कितना परसेंट है? तो देखो, पहला तो कि कितने परसेंट ट्यूमर्स में आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी यूज हो रही है, पहला क्वेश्चन मैं आपको ये ले लेता हूँ। तो अभी आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का रोल आ गया है। और मुझे पक्का पता है कि अगले 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट सॉलिड कैंसर की बात कर रहे हैं आप? सॉलिड में और लिक्विड दोनों मिलाकर हिमेटोलॉजिकल कैंसर में भी बहुत अच्छा रोल है और सॉलिड ट्यूमर्स में बहुत अच्छा रोल है। और अगले 5 सालों के अंदर हम ये देखेंगे कि इसका रोल बहुत बढ़ेगा। बल्कि इसकी एक एडवांस थेरेपी भी है जिसको इम्यूनोथेरेपी का टाइप बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। हमने टी सेल को पूरा मॉडिफाई कर दिया जेनेटिकली, अब वो निकाल के हमने वापस उसको एक्सपैंड किया बाहर और वापस डाल दिया। ये ब्लड कैंसर्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यूएस के अंदर ये अप्रूव हो चुका है, पेशेंट्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया के अंदर अगले 2 से 2.5 साल लगेंगे। उसके बाद कार टी सेल थेरेपी जो थेरेपी है वो भी एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है, वो इंडिया में आ जाएगी। ये ब्लड कैंसर्स में और बच्चों के कैंसर में बहुत ही प्रभावी है। बच्चों के कैंसर में, अब बड़ों के कैंसर की जो ट्रीटमेंट है हम दे सकते हैं क्या? लाइक यू सेड कि बहुत सारी चीजें हम जैसे जानते हैं कि बच्चों के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, बड़ों के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, एज फैक्टर्स बहुत मैटर करता है। तो उस स्टेट ऑफ थिंग में भी क्या ये वर्कआउट करेगा बच्चों के लिए हम बात करें तो? बच्चों के कैंसर बड़ों के कैंसर से अलग है, बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला। लेकिन जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है। जो अंडरग्राउंड आप अगर बोले कि एक अंडरलाइन मैकेनिज्म है वो सेम है। उनके ट्यूमर टाइप्स मोस्टली ब्लड कैंसर्स होते हैं या ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू या बोन ट्यूमर्स होते हैं, ये ज़्यादा कॉमनली। तो ट्यूमर टाइप्स अलग होते हैं बच्चों के अंदर। अच्छी बात यह है कि बच्चों में ज़्यादातर कैंसर क्यूरेबल होते हैं। बच्चों के ज़्यादातर कैंसर क्यूरेबल थे आज से 10 साल पहले भी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के अंदर क्यूरेबिलिटी नहीं अचीव होती, उसमें भी ये जो इम्यूनोथेरेपी आने से हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ा है। तो बच्चों के कैंसर दोनों बोथ वे है। आई मीन एज फैक्टर का इसमें कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये तो एक जैसे मैंने बताया, जैसे कैंसर एक प्रोसेस है, तो इम्यूनोथेरेपी भी उस प्रोसेस को रोकने का, उसको अटैक करने का तरीका है। ये भी कॉमन टर्म है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी। जैसे मैंने बोला कैंसर एक बीमारी नहीं, उसी तरह इम्यूनोथेरेपी भी एक थेरेपी नहीं है, उसकी विधाएं हैं बहुत सारी। उसमें बहुत तरह की एंटीबॉडीज हैं, बहुत तरह के सेलुलर थेरेपीज हैं। तो ये एक वास्ट एरिया है जिसमें बहुत एक्टिव रिसर्च हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस समय हमने जो अभी इस्तेमाल किया इम्यूनोथेरेपी का कोविड के अंदर, तो हमने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया। प्लाज्मा थेरेपी भी एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है। उसने क्या करा, जैसे किसी को आज कोविड हुआ, अब हमारी बॉडी को किसी भी बाहर के अटैक के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। उस दौरान अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और ज्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई वायरस है, उसको आज मुझे इन्फेक्शन हुआ वायरस से और किसी और को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, तो हमने उनका प्लाज्मा लिया और हमने इस पर्सन को दे दिया। उससे क्या हुआ, जो अटैक इस वायरस पे 3 हफ्ते बाद होता अपने अंदर, वो हमने पहले दे दिया। तो ये प्रिंसिपल हमें समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, बॉडी को बाहरी जो सोर्स है जो हमें हार्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम अपनी इम्यूनिटी को तेज कर लें। लेकिन क्योंकि कैंसर खुद की बीमारी है, कैंसर बाहर की बीमारी नहीं है,
कैंसर हमारी बॉडी के अंदर के कारण abnormal वो हो गए, उसकी अगेंस्ट कैंसर, उसकी वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पहचान नहीं पाती है। उसको कैसे पहचान करवाएं कि ये अब abnormal हो गया, इसको मारो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं, अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह की इम्यूनोथेरेपीज आ चुकी हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है एक तरह से एडवांस थेरेपी है, ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है, काफी स्पेसिफिक होती है। नंबर 2 क्वेश्चन आपने जो बोला कि क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, तो कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में इम्यूनोथेरेपी काफी सेफ है। पहली बात तो ठीक, अच्छी बात है कि इम्यूनोथेरेपी सेफ है, क्योंकि वो एक तरह से इम्यूनिटी को एनहांस कर रही है। अब जो सेफ्टी है वही उसके साइड इफेक्ट भी ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कभी कभी इम्यूनिटी अगर ओवर हो जाए, कभी कभी इम्यूनिटी ज्यादा हो जाए, जितनी हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाए, वो दूसरी जगह पे डैमेज करती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। उसमें क्या होता है, थायराइड को हिट कर सकती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के जो कण हैं वो ट्यूमर को मारने के अलावा कुछ थायराइड पे अटैक कर सकते हैं, कुछ लंग पे इफेक्ट कर सकते हैं। अपनी बॉडी के सेल्स जो हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या आपने नाम सुना होगा जो स्किन में वाइटिलिगो हो जाता है, जो स्किन सफेद हो जाती है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अटैक कर रही होती है। तो ऑटो इम्यून जो फिनोमेना है वो कभी कभी इसमें हो सकते हैं, लेकिन 5% लोगों में होता है। तो मोस्टली मैं मान सकता हूँ कि मोस्टली काफी सेफ है, बाल नहीं जाते हैं, मुंह में छाले नहीं आते हैं, उल्टियां नहीं होती। लंबा ये चलता है अगर बात करें तो? डिपेंड करता है कैंसर के ऊपर। अगर वो कैंसर क्यूरेटिव है तो नॉर्मली 6 साइकिल चलता है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि उनको अगर कैंसर एडवांस्ड है तो इम्यूनोथेरेपी के सारे ही उनकी लाइफ बढ़ती है, तो उन लोगों को काफी साइकिल देनी पड़ती है। अलग अलग कैंसर के अंदर अलग अलग इसका कौन से स्टेज पे डिसाइड करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी हमें देनी होगी? अभी इस समय जो करंटली जो हम इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं वो अभी 4th स्टेज में यूज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन 3rd स्टेज में भी अभी इसकी कुछ ट्रायल्स आ रहे हैं जो कि 3rd स्टेज में भी यूज होने लगा है। कुछ पुराने जो इम्यूनोथेरेपी थे वो स्टेज 1 स्टेज 2 में यूज होते हैं। नई इम्यूनोथेरेपी जो अभी आई है वो अभी तक एडवांस स्टेजेस में यूज होती है। मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में और ट्रायल्स हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। जैसे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोविड का वैक्सीन 9 महीने 10 महीने बन गया, नहीं तो हर ट्रायल को कम से कम 5 साल लगते हैं। इसीलिए जो आज ट्रायल में है वो शायद 5 साल बाद हमारे पास एक्चुअल ट्रीटमेंट में आएगा। तो इस प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी स्टेज 4 और स्टेज 3 को कवर कर दिया हमने। आने वाले टाइम में स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी इसका रोल आ जाएगा। आप कोविड के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई पेशेंट है जो कैंसर से ऑलरेडी सफर कर रहा है, और उसके हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें, वो चलाई, कीमोथेरेपी चल रही, जो भी चल रहा, उस स्टेज में अगर एक पर्सन कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, जी जी जी, तो कैसे चलता है और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी यू लाइक अ डॉक्टर कि पेशेंट को हैंडल करना उसके लिए, क्योंकि दवाइयां कहीं ना कहीं 2 डिफरेंट टाइप से हो जाती हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, फिर उस स्टेज पे आप लोग क्या करते हैं? जी, तो ये बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर कोविड को लेकर। और हमारे ऐसे पेशेंट्स थे अभी बीच में, जब कोविड का लॉकडाउन हो गया, लोगों ने आना बंद कर दिया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। उनको लगा पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी है, हम चले गए, हम कहीं कोविड से हमारी जान ना चली जाए। जो हमारा अनुभव है इंडियन पेशेंट्स के अंदर, अच्छी बात है कि कोविड का जो सीवियर वैरायटी है वो इंडियंस में कम मिला, ये एक अच्छी बात है। तो आप अगर देखेंगे हमारे प्रैक्टिस के अंदर जो 100 लोगों में से 1 या 2 लोगों के अंदर ही सीवियर कोविड हुआ। कोविड एक तरह का आप ये समझिए वायरल इन्फेक्शन है, बाकी जैसे हमें जुकाम खांसी होता है उसी तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन इसका प्रभाव जो है कुछ लोगों के अंदर मतलब माइल्ड की जगह पे वेरी सीवियर या इतना सीवियर कि निमोनिया हो गया, और उसके और उसमें भी कोविड में भी ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी के स्टिमुलेशन का रोल है, वो भी ऑटो इम्यून करके काफी लोगों को उनको डैमेज हुआ उनके लंग्स के ऊपर। तो मोस्ट कैंसर्स के अंदर इम्यूनिटी लो नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कैंसर है तो इम्यूनिटी लो है, ऐसा नहीं है। कैंसर के लोगों की इम्यूनिटी नॉर्मल ही होती है अनटिल अनलेस कि उनका जो ट्यूमर टाइप है वो इम्यून सेल्स का ट्यूमर है, जिसमें लिम्फोमा या ल्यूकीमिया नाम के जो कैंसर होते हैं उसमें, क्योंकि वो सेल्स जो हैं वो इम्यूनिटी के सेल का कैंसर हो गया। उसके अलावा जो सॉलिड ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर, उसमें कोई इम्यूनिटी लो नहीं होती। इम्यूनिटी जैसे नॉर्मल इंसान की इम्यूनिटी, उन्हीं की इम्यूनिटी वैसी होती है, सिर्फ उनकी इम्यूनिटी उनके ट्यूमर्स को पहचान नहीं पा रही, क्योंकि उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती है। तो हमारे जो कैंसर में पेशेंट हैं, हम ये मान के चलते हैं उनको अपनी ट्रीटमेंट को टाइम पे कराना चाहिए, कोविड की वजह से ना डरें। अब किसी को कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कोविड हो जाता है तो मोस्टली उन लोगों का मैनेजमेंट बाकी लोगों के जैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, उन लोगों में डेफिनेटली, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उन लोगों के अंदर ज्यादा सीवियर कोविड होने के चांसेस होते हैं। उसमें फिर हम लोग अगेन बेस्ड अपॉन द जो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया कोविड का, तो सीवियर डिजीज मैनेजमेंट वाला प्रोटोकॉल हम स्टार्ट कर लेते हैं उन लोगों का।
बट अगर आप मुझे 100 कैंसर के पेशेंट में पूछो, मैं लोग जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन मैनेज करना है वैसे ही मैनेज करते हैं, और कोविड की वजह से अपने ट्रीटमेंट को डिले ना करें, क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा जानलेवा है कंपेयर टू कोविड। आप अगर देखें भारत के आंकड़े, भारत में हर साल 18 से 20 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, और हर साल भारत के अंदर 8 से 9 लाख लोगों की जान कैंसर से जा रही है। अभी तक कोविड के केसेस आए करीबन 1.25 करोड़ और जान गई है करीबन 1.25 लाख। आप सोचिए मतलब कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। बट कहीं ना कहीं कोविड का डर इस लेवल का हो गया है कि इंसान अपनी जो बीमारी जिससे वो जूझ रहा है वो भूल के कोविड के डर की वजह से घर में ही अपने आप को कैद कर ले रहा है, बिल्कुल सही है। उनके लिए और भी मुसीबत है। कोविड तो ठीक भी हो जाएगा जी। अगर नॉर्मल कोविड है, ज्यादा सीरियस नहीं है, जी। बट कैंसर का आई गेस वो बढ़ता जाएगा। नहीं, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा, आपके प्रोग्राम के माध्यम से, कि कैंसर के ट्रीटमेंट को बिल्कुल आप ना छोड़ें। अगर आपको किसी भी फैमिली के अंदर किसी भी पर्सन को कैंसर हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट ना बीच में ब्रेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका लाइफ के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है, उनके सर्वाइवल पे फर्क पड़ सकता है, उनकी क्यूरेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। नंबर 2, कैंसर में इम्यूनिटी ऐसे सच लो नहीं होती है, तो ये एक अवधारणा है कि कैंसर पेशेंट इम्यूनिटी लोग, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कैंसर्स में जैसे मैंने बताया उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो जब कोविड नहीं था तभी हम ध्यान रखते थे। हाँ, ये बात सही है कि जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हम इन बातों का सावधानी रखते हैं कि जो भी कोविड के पेशेंट है वो प्रॉपर एक अलग उनका हॉस्पिटल बन गया, हॉस्पिटल विद इन हॉस्पिटल बन गया, उनका कहीं किसी और से मिक्सअप नहीं हो रहा। उनके लिए जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो सब अलग है, डॉक्टर्स भी दूसरे लोगों को नहीं देखते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस भी ध्यान रखा कि कोविड के पेशेंट्स को बाकी पेशेंट से मिक्स ना करें, और कैंसर का ट्रीटमेंट किसी भी हालत में हम कोविड की वजह से डिले ना करें। आपने एक वर्ड बोला था यहाँ पर, बोन कैंसर, तो जानना चाहिए, जैसे हम सॉलिड कैंसर की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं बॉडी में हो जाता है, एंड हम जाके बात करते हैं तो वो ऑपरेशन के माध्यम से या थेरेपीज के जरिए वो से ठीक कर सकते हैं। बट बोन कैंसर का मतलब यहाँ पर क्या है? पूरी बोन्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, या कहीं बोन के अंदर भी कहीं एक आध पार्ट पे होता है? जी, सो बोन कैंसर ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है बोन का जो सॉलिड पार्ट है, जिसको बोन ट्यूमर्स बोलते हैं हम लोग, जो बोन के कैंसर होते हैं। बोन के ट्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होते हैं। उसमें कॉमन वैरायटी होती है ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। जो बोन के ट्यूमर्स होते हैं उनका बहुत अच्छा इलाज आज के लिए उपलब्ध हो चुका है, 80 to 90% क्यूरेबिलिटी आ गई है। उसमें ये भी होता है, पहले पुराने जमाने में वो हिस्सा काटना पड़ता था, अब हम उस हिस्से को सैल्वेज भी कर पा रहे हैं, मतलब उसमें उसकी जो बोन है, जितना ट्यूमर था उसको निकाल के और बाकी फंक्शन को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। लिम्ब को, जैसे मान लो किसी बोन ट्यूमर यहाँ पे हुआ तो पहले लिम्ब काट देते थे, अब ऐसा नहीं कर रहे। अब हम कीमोथेरेपी और अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ जो सर्जरी है उसके द्वारा हम बोन को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। ये तो हो गया बोन ट्यूमर्स के बारे में। बोन मैरो कैंसर अलग होते हैं। वो बोन मैरो जो होता है वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है बोन के अंदर, जिसके अंदर हमारा ब्लड बनता है, वो एक तरह से बोन मैरो के जो कैंसर्स हैं वो ब्लड कैंसर्स ही हैं, क्योंकि बॉडी का जो ब्लड बनता है वो मोस्टली बोन मैरो के अंदर ही बनता है। तो बोन मैरो कैंसर्स हैं जिसमें ल्यूकीमियाज हैं, जिसमें माइलोमा है, कुछ लिम्फोमाज हैं, इन सब का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया आज की डेट में। और बच्चों के अंदर तो 90% क्यूरेबल है ये, बड़ों के अंदर भी जो क्यूरेबल नहीं भी हैं वो भी 10 साल निकाल रहे हैं। अब ऐसे टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इन सब में एक गोली खानी पड़ती है और आदमी ठीक रहता है। जैसे शुगर और बीपी की दवाई चलती है, इससे दवाई चलती है। तो काफी इंप्रूवमेंट आया है पिछले 10 सालों के अंदर। क्योंकि जैसे कि अब हम ये नहीं कह सकते जो कैंसर है वो सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी जैसे बच्चों की हो गई है, उसी तरीके से हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं कैंसर से बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर, यू हैव स्पेशलाइजेशन इन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, तो सबसे पहले व्हाट इज दैट? ओके, तो आई थिंक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं थी, जब तक हमारे जो सबके चहेते हैं इरफान, उनको जब ये ट्यूमर हुआ तो लोगों को थोड़ा पता चला कि इस तरह के ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स ना एक तरह से रेयर ट्यूमर है, और ये जो इसमें जैसे मैंने बताया कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर क्या है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर नर्व्स होती हैं, इसलिए बोलते हैं न्यूरो और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल चीजें। तो इन सेल्स का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। ज्यादातर लोगों में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो होते हैं वो पेट के हिस्सों में हो सकते हैं, लंग में हो सकते हैं। तो मोस्टली ये 2 जगह हैं जहां ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, लंग के अंदर और पेट पूरे में, मतलब स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये काफी जगह पे पाए जाते हैं ये सारे हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स। इनके अंदर बड़ी वैरायटी होती है। ऐसे भी ट्यूमर हैं
जो जिंदगी भर ट्यूमर रहे पड़े रहे, कोई सिम्टम नहीं किया और किसी और कारण से मृत्यु होगी। इसका मतलब ये कि ट्यूमर ने कुछ नहीं किया। इसमें जो कॉमन वैरायटी होती है उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, बहुत कॉमनली मिलते हैं, ऑटोप्सी में मिलते हैं कि कुछ और कारण से हार्ट अटैक से डेथ हुई, पता चला जब उनका पोस्टमार्टम किया तो ट्यूमर पड़ा हुआ था। तो ऐसे भी ट्यूमर है न्यूरोएंडोक्राइन में जो सालों साल तक धीमे धीमे बढ़ते हैं, कोई सिम्टम नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेड 1 ट्यूमर्स। इसी के विपरीत ऐसे भी ट्यूमर हैं जिनको ग्रेड 3 ट्यूमर्स बोलते हैं। जैसे हमने जो पता चला हमें कि जो इरफान जी को हुआ था वो ग्रेड 3 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था। उस तरह के ट्यूमर बहुत रैपिडली बढ़ते हैं और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आज की डेट में भी उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। यस, ट्रीटमेंट है, अगेन इनके अंदर हम टारगेटेड थेरेपीज और न्यूक्लियर थेरेपीज भी आ गई है। न्यूक्लियर मतलब रेडियो न्यूक्लियोटाइड डाई यूज करते हुए उनको थेरेपी दे सकते हैं। तो इस तरह की थेरेपीज आ गई हैं। तो इन ट्यूमर्स के बारे में काफ़ी सारे ऑन्कोलॉजिस्ट को भी जानकारी नहीं है, रेयर ट्यूमर्स हैं। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी करी, मेरे पास खुद अपना पेशेंट का डेटाबेस है और उसका स्टडी करके हमने देखा कि कौन सी चीज़ें इसमें अच्छी रहेंगी। लेकिन आप कैसे समझते हैं अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास एंड वो डिस्कस करते हैं आपसे? देखो, जो कैंसर के लक्षण हैं वो बहुत बार ना मतलब बाकी बीमारियों से अलग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि गैस बनना कम से कम 10 कारणों से हो सकता है। सबसे कॉमन जो कारण होता है वो गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों में गैस बनती है, लेकिन गैस बनना जो है वो स्टमक कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। इसी तरीके से 3-4 हफ्ते से ऊपर खांसी आना, ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है लंग कैंसर का। लेकिन जो तंबाकू जो सेवन करते हैं, जिनको COPD नाम की बीमारी है या जिनको अस्थमा है या जिनको और कोई लंग की एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उनमें भी ऐसे होता है। तो बहुत बार सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कैंसर है कि नहीं है। Exactly. तो कुछ लक्षण मैं आपको बताऊंगा जो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को जरूर इसके बारे में जानकारी हो। तो WHO की तरफ से कॉशन करके एक निमोनिक बनाया गया जिसमें ये 7-8 सिम्टम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसी को भी 2 हफ्ते से ऊपर खांसी चल रही है या खांसी के अंदर ब्लड आ रहा है बलगम के अंदर। इंपॉर्टेंट लक्षण, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ऐसे लक्षण है वो अपने चेस्ट के डॉक्टर को जाकर दिखे। अगर वो लगता है चेस्ट के डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं कराया तो CT स्कैन या आगे ब्रोंकोस्कोपी नाम का टेस्ट होता है वो करा के देखें। जांच होनी चाहिए। खांसी 2 हफ्ते से ऊपर है, बलगम में ब्लड आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये कैंसर हो सकता है, TB भी हो सकता है, ये COPD भी हो सकता है, ये अस्थमा भी हो सकता है, लेकिन कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो हमें उसको देखना चाहिए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से किसी की आवाज़ बैठ गई जिसको बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है, इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है अगेन कैंसर का। इसी तरीके से खाना अटकना, जैसे खाना खाया धक्का लग रहा है या खाना ढंग से जा नहीं रहा, सॉलिड खाना नहीं खा पा रहे हैं, लिक्विड ही ले पा रहे हैं, जो वजन है वो बिना कारण कम हो रहा है, वेट लॉस विदाउट रीजन, इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है कैंसर का। स्पेशली स्टमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना। अब लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना बहुत कॉमन समस्या होती है। पाइल्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं पाइल्स होगी। पाइल्स एक कॉमन समस्या है जिसका हल बहुत इजीली हो पाता है, उसमें भी फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बड़ी आंत का कैंसर भी ब्लड करे और हम उसको पाइल्स समझ के बैठे रहें। तो पाइल्स को एग्जामिन, 1 मिनट में एग्जामिनेशन, आप डॉक्टर के पास जाए, सर्जन के पास जाइए, वो देखेंगे नीचे कि वहाँ नसें सूजी हुई हैं, वो पाइल्स होती हैं। अगर नसें सूजी नहीं हुई हैं और ब्लड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ब्लड आ रहा है, तो उसकी जांच होती है। ब्लड इन स्टूल्स इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CA कोलोन, कैंसर ऑफ द कोलोन या बड़ी आंत का कैंसर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फीमेल्स हैं, महीने बंद हो चुके हैं, अब फिर से महीने आने शुरू हो जाए, 60 साल की उम्र होगी, 65 साल का महीना क्यों आना चाहिए महीना, तो वो बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण हो सकता है, यूट्राइन कैंसर का। इसी तरीके से यंग लड़कियों में या मतलब 40-50 के बाद सेक्स के बाद इमीडिएटली बाद ब्लीडिंग हो जाए, उसको बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा सबको जो पता है कि ब्रेस्ट में गांठ हो जाए, ब्रेस्ट की गांठ इतना ज़्यादा मतलब मीडिया में मैक्सिमम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस काफ़ी है, तो ब्रेस्ट में कोई पेनलेस लंप हो रहा है, 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, जाके चेक कराइए। वैसे भी आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया और आपको लगता नहीं मेरे ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, चेक कराइए डॉक्टर को जाके। तो या जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाए, टेस्टिकुलर ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। या कोई हमारा मसा है उसमें अचानक से बदलाव आना शुरू हो जाए, स्किन का कलर चेंज हो जाए, ये स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसा ये कहने का मेरा मतलब ये है कि लक्षण जो है जरूरी नहीं है कि शॉर्ट वो कैंसर ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लक्षणों के अंदर कैंसर का शक आपको भी होना चाहिए, मतलब एज ए एजुकेटेड पर्सन,
और आपके डॉक्टर, कभी कभी फैमिली फिजिशियन भी इसको इग्नोर कर लेते हैं। एग्जैक्टली। फैमिली नहीं, आप चिंता मत करिए, आप ठीक हैं, हम आपको दवाई लिख देते हैं, बिना चेक किए दवाई लिख देते हैं। तो हम ये जो जैसे आपके साथ हम कैंपेन कर रहे हैं, सेम तरह की कैंपेन्स हम फिजिशियन अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, ताकि हमारे फिजिशियंस को भी इन्फॉर्म कर पाए जो टायर 2 सिटीज में है या फिर ऐसी जगह बैठे हैं सालों से, कोई उनका MBBS डॉक्टर्स होते हैं या फिर कभी कभी BMS डॉक्टर्स होते हैं, तो उन लोगों को भी हम अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, लंबे टाइम मेडिसिन देते ना रहें। अगर 2 हफ्ते से ऊपर कोई भी समस्या ऐसी है, इसी तरह से एक चीज मैं भूल गया था, मुंह में छाले आ जाए, मुंह में कोई गांठ बन जाए, तो काफी तंबाकू जो सेवन करते हैं उन लोगों के अंदर गांठें बन जाती हैं, छाले आते हैं, 2-3 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं होते। इस तरह की समस्याओं के अंदर हमें आगे जाकर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डेफिनेटली, जैसे आपने चीजें बनाई कि जो सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, आपने जो लक्षण बताए कि वॉमिटिंग, खांसी, ये सारी चीजें बताई, हम इसे नॉर्मल बीमारी में लेते हैं ना, अपने डॉक्टर के पास सिर्फ जाते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। कैंसर तक आना इन सब चीजों के लिए माइट भी लोगों के लिए नई बात हो कि इन सब चीजों के ना ये कैंसर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। सो हमें बहुत ज्यादा अवेयर होना होगा इन सब चीजों के लिए। सेकेंडली, मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को हेल्दी रहने का टिप दें। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो मैं बोलूँगा जैन जो तरीका है वो सबसे हेल्दी है। तो जैन, आप लोग इतनी अच्छी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत टाइम, जब जो जैन धर्म गुरु थे उन्होंने सोचा, इन्होंने ये आने वाले टाइम में बताया कि भाई ऐसा है, स्ट्रेस कम लीजिए, रात को खाना टाइम पे खा लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं, उनको अवॉइड करिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप मतलब आपके जो, मेरे को लगता है काफ़ी सारे जो आपके श्रोता हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो पहले से इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक मुझे आइडिया कि डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं, आज के डेट में सबको पता है कि क्या करना है, बट इग्नोरेंस अगेन। हाँ, तो इग्नोरेंस ना करें। मतलब मेरे को जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो ये, स्मोकिंग इज अ वेरी बैड हैबिट। तो स्मोकिंग, आप सोचिए कि इतना खराब है, या टोबैको यूज इतना खराब है, 13 डिफरेंट तरह के कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से होते हैं। रेड मीट हो गया या प्रोसेस फूड है, उसको ना खाएं, तो काफ़ी हद तक हमारा जो लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, उससे हमारी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और इन सब चीज़ों करने से कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। Definitely. Thank you so much, doctor, for such a informative talks. Thank you so much. Namaskar. नमस्कार।